एजुकेशन पर और आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे के सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम्स में आपको एक से दो प्रश्न अनुच्छेद से देखने के लिए मिलते ही हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट एग्जाम्स के कई सारे क्वेश्चन पेपर्स उठाए और उनका एनालिसिस किया और देखा कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। तो मैंने देखा कि कुछ खास अनुच्छेद हैं जो हर एक एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो मैंने उन सबको एक जगह पर कंपाइल किया और मैंने सोचा क्यों ना वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। तो ये वीडियो वो है जिसमें सारे ही अनुच्छेद जो हर एक एग्जाम में इससे बाहर पूछे भी नहीं जाते, 99% केसेस में इससे ज्यादा यानी इससे बाहर अनुच्छेद नहीं पूछे जाएंगे, यही अनुच्छेद पूछे जाएंगे। और आपको विश्वास ना हो रहा तो आप वीडियो देखने के बाद कोई भी प्रीवियस ईयर सेट उठाइएगा और लगाइएगा, इससे बाहर आपको अनुच्छेद देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीरियस है अपनी स्टडीज को लेकर के, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। बहुत ज्यादा मैंने इस पे एफर्ट लगाया है। तो देखते हैं, हम अनुच्छेदों की बात करेंगे। देखिए सबसे पहला अनुच्छेद जो पूछा जाता है वो आर्टिकल नंबर 1 है। सीधा क्वेश्चन में दिया होता है कि अनुच्छेद 1 किस चीज से संबंधित है। तो ये संबंधित है भारत राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद बताता है भारत राज्यों का संघ है। इतना ही आपको वहां पर लिखा हुआ मिलता है, जिस ऑप्शन में वो आपको टिक करना होता है। बढ़ते हैं आगे अनुच्छेदों की तरफ। देखिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। जहां जरूरी है आपको ईयर है या संविधान संशोधन, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो होता है ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और जो मौलिक अधिकार हैं इनको 6 पार्ट में बांटा गया, यानी 6 तरह के मौलिक अधिकार वर्तमान में हमें प्राप्त हैं। पहले जब संविधान बना था तो हमें 7 तरह के मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन एक मौलिक अधिकार को जो है वो हटा दिया गया था, जो कि 31वां वाला आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार होते हैं। इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से, यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला चीज है मौलिक अधिकार जो होता है वो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच में आते हैं, भाग 3 में आते हैं। ये चीज आप याद रखिए। भाग 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इतने पॉइंट्स याद रख लिए। अब हम देखेंगे मौलिक अधिकार। सबसे पहला होता है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 के बीच में दिए गए होते हैं समानता का अधिकार। और ये जितने भी आर्टिकल्स मैं बताऊंगा ध्यान से देखते रहिएगा। हर एक आर्टिकल या हर एक मेरे द्वारा बोला गया शब्द अपने आप में प्रश्न के बराबर है। तो आर्टिकल नंबर 14 ये पूछा जाता है, इसमें है विधि के समक्ष समानता, यानी सभी लोग, भारत में रहने वाले सभी लोग कानून के लिए समान है। ठीक है, वो चाहे जितने बड़े पद पे हो, कोई छोटा हो बड़ा, से कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी लोग वो लोगों के लिए कानून जो है वो समान है। ये आर्टिकल नंबर 14 के अंतर्गत बताया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 15 भी बहुत पूछा जाता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का अंत इस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। और इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनी थी आर्टिकल 15, है ना। उसमें ये तो दिखाया गया था, ये तो संदेश दिया गया था कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता, जो असमानता है उसका अंत किया जाए, भेदभाव का अंत किया जाए। ये आर्टिकल नंबर 15 याद रखिए। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 16 है, 16 है, इसमें नौकरियों में समान अवसर दिए गए हैं। और आर्टिकल नंबर 17 है अस्पृश्यता का अंत। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का जो अंत है वो इस आर्टिकल के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया। फिर आर्टिकल नंबर 18 ये भी बहुत पूछा जाता है, उपाधियों का अंत। अब हम देखेंगे, ये हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के आर्टिकल नंबर 22 के बीच में। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले कवर कर रहा हूं, मैंने पूरे सारे नहीं कवर करने। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब इस आर्टिकल के अंदर 6 प्रकार के अधिकार हमें दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है, ध्यान से देखिएगा। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपको देता है, तो काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल नंबर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, यही प्रेस की स्वतंत्रता भी होती है। आर्टिकल नंबर 19B जो होता है यह शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने व सभा करने की स्वतंत्रता। फिर 19C में जो है वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D में जो है देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। 19E में है कहीं भी बसने यानी कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। और 19F जो है ये संपत्ति का अधिकार है, लेकिन इसको हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया। ठीक है, वर्तमान में ये आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत रखा गया है, जो कि कानूनी अधिकार है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे एक बार फिर से। 19G कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी हम जो सा बिजनेस चाहे कर सकते हैं, हाँ बट लीगल होना चाहिए, इलीगल करने की स्वतंत्रता नहीं है आपको। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के अधिकार इसमें दिए गए। अब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो मीडिया की स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। तो आर्टिकल नंबर 19 में आएगी। क्यों? क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19A में आती है, तो वहां पर आपको 19 आर्टिकल टिक करना होता है। तो आर्टिकल नंबर 19 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए होंगे आप। ये बहुत पूछा जाता है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आता है आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत। ठीक, तो याद रखेंगे
आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, मतलब किसी को कोई मार नहीं सकता क्योंकि हर किसी को जीने का अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत बताया गया। इसीलिए अगर कोई किसी को मार देता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 ए की बात करते हैं, इसमें मौलिक शिक्षा का अधिकार रखा गया है, तो ये याद रखेंगे और ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो ये आर्टिकल नंबर 21 ए, दरअसल ये जो मौलिक शिक्षा का अधिकार है इसको इसमें जोड़ दिया गया और ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य भी है जो कि हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार के आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंतर्गत दिए गए हैं। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, क्या कंफ्यूजन होता है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज, गाड़ी और मानव तस्करी का विरोध। मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब मानव की खरीद फरोख्त की बात यहाँ पर हो रही है। बेगारी क्या होता है, मतलब किसी से जबरदस्ती काम करवा लो भाई, जब पैसे ना दो, फ्री में ही काम करवा लो दबाव बना के, तो उसको बेगारी बोलते हैं, तो जो कि इस आर्टिकल के अंतर्गत गलत है, बैन है, ठीक है, प्रतिबंधित है। आर्टिकल नंबर 24 की बात करें तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में कार्य नहीं कर सकते हैं, यानी कि बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई। अब लोग कंफ्यूज होते हैं 23 और 24, एग्जाम में आ जाएगा कि बताइए जो बाल मजदूरी पर रोक है वो किस आर्टिकल में आती है, तो कुछ लोग 23 वाला टिक मार के चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन उसका आंसर तो 24 होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रश्न ये पूछा गया कि कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करने पर प्रतिबंध है, तो कुछ लोग यही नहीं बता पाते हैं। तो ये है 14 वर्ष। सबसे पहली चीज याद रखो, 14 में देखो लास्ट में 4 आता है और 24 में भी 4 आता है, तो याद रखिए कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो काम नहीं कर सकते फैक्ट्री में, यानी बाल मजदूरी पर जो रोक है वो आर्टिकल नंबर 24 के अंतर्गत है। और 23 में जो है वो मानव तस्करी पर रोक लगाया गया, बेगारी पर रोक लगाया गया, यानी किसी से बेवजह बिना मतलब जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते बिना पैसे। क्लियर, ये चीज याद रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये 25 से 28 के बीच में दिया गया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये माइनॉरिटी राइट्स, ये बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल नंबर 29, इसमें माइनॉरिटी राइट्स यानी कि जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं वो दिए गए हैं। 30 के अंतर्गत बात करें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 30 के अंतर्गत दिया गया। दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब देखिए आर्टिकल नंबर 31 संपत्ति का अधिकार, फिलहाल के लिए ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार की सूची से। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मतलब हटा दिया गया, मौलिक अधिकार अब ये नहीं रहा। अब ये जो है एक तरह का विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार है। ये भी प्रश्न पूछा गया कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो वहां पर आपको कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार ऑप्शन में दिया होगा। ये 300 ए में आता है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अब संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में आता है, तो 300 ए में आता है। ये भी पूछा गया है कि किस वर्ष संशोधन हुआ, कौन सा संशोधन था, ए टू जेड हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। अब हम देखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। यानी अगर कोई, यानी ऊपर जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, अगर कोई उनका हनन करता है, कोई उन्हें हमसे छीनने का प्रयत्न करता है, तो हम क्या करें, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां शिकायत कर सकते हैं। इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, इस वाले आर्टिकल को याद रखिएगा। तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। एक खास बात मैं बताऊं, अभी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं रिसेंट में, चाहे वो एसएससी को हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एक खास बात देखने के लिए मिली है पैटर्न। मैं बता दूं क्या, पहले आर्टिकल 32 बहुत पूछा जाता था संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंध में, लेकिन अब आर्टिकल नंबर 226 बहुत पूछा जा रहा है। हर एग्जाम में यही आ रहा है कि आर्टिकल नंबर 226 में क्या है, तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, ये आर्टिकल नंबर 226 में, और ये बार बार पूछा जा रहा है। अब 32 वाला कम आ रहा है, 226 वाला एग्जाम से ज्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे नीति निदेशक तत्वों की तरफ, ठीक है। ये आपके दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, और ये भाग 4 के अंतर्गत आपको दिए गए। क्लियर, इतना जान लिया आपने 36 से 51 के अंतर्गत। अब सारे तो आर्टिकल हमको नहीं पढ़ने, फिर तो हम पूरी किताब ही पढ़ डाले ना, वो मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे गए हैं। और ये मत समझिएगा कि आपने अगर कोई आर्टिकल आपकी नजरों से नहीं गुजरा आपके एग्जाम में तो वो नहीं पूछा गया, मैंने सिर्फ वही लिए हैं जो पूछे गए हैं ऑलरेडी, एक एक आर्टिकल इसमें का। तो आर्टिकल नंबर 40 बहुत पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। फिर आर्टिकल नंबर 44 कई बार पूछा गया है और अभी तो ये एकदम हॉट वाला मैटर चल रहा है भाई, है ना। यूसीसी बहुत चर्चा में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये आर्टिकल नंबर 44 यानी 44 के अंतर्गत है। ये तो अभी आपको हर हाल में याद रखना है, 110% आएगा क्योंकि वर्तमान में काफी चर्चा में है। फिर आर्टिकल नंबर 45 बहुत पूछा जाता है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध। अभी मुझे एग्जाम तो नहीं याद है, मैं एक खास बात बताता हूं, मेरा दोस्त गया था एग्जाम देने के लिए, उसने मुझसे बताया कि आर्टिकल नंबर 45 पूछा गया था, उसमें यह पूछा गया कि कितने वर्ष के बच्चों के लिए जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का उपबंध आर्टिकल नंबर
45 के अंतर्गत किया गया। तो उसमें ऑप्शन यही था 14 वर्ष, 6 वर्ष, 18 वर्ष, 17 वर्ष। तो उसका जो सही ऑप्शन था वो 6 वर्ष था, लेकिन मैक्सिमम हमने 14 वर्ष लगाया। वो आर्टिकल नंबर 25 और 45 और 24 में कंफ्यूज हो गए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल नंबर 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख व शिक्षा का उपबंध इस आर्टिकल में किया गया है। और ये जो आर्टिकल नंबर 24 मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, यही बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई। तो ये वर्ष भी याद रखना है, यहां से भी प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 48 की तरफ, जिसमें कृषि व पशुपालन का संगठन, ये आर्टिकल भी पूछा जाता है। और 48A भी पूछा जा चुका है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों का संरक्षण। तो वन्य जीवों का संरक्षण ये एक नीति निर्देशक तत्व है जो कि 48A के अंतर्गत आता है। 49 भी पूछा गया, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। ठीक है, ये 49 वाला है। और 50 वाला तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अब मैं एक चीज बताऊं, अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख करके ये सारे आर्टिकल नोट डाउन करके 2-3 बार पढ़ लेते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकलेंगे आर्टिकल के मामले में। 100% यहां से आपका मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, क्योंकि जब ऐसे आर्टिकल आते हैं तो जो पढ़े होते हैं वो भी भूल जाते हैं, उन्हें भी नहीं समझ में आता कौन सा आर्टिकल पूछ लिया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51 की बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी आर्टिकल कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की, जो कि 51 का आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। और ये भाग 4A या भाग 4 का के अंतर्गत दिए गए हैं मूल कर्तव्य। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, कितने हैं, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और 11वां मूल कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा शिक्षा प्रदान करवाना, ये एक मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है, जो कि आर्टिकल नंबर 51 का के अंतर्गत ये मूल कर्तव्य दिए गए। ये 11वां मौलिक कर्तव्य। पहले हमारे पास 10 मौलिक कर्तव्य थे जब संविधान बना था। और याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कब जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 1976 के अंतर्गत, 1976 के अंतर्गत ये जोड़े गए थे। ये संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आर्टिकल नंबर 51 का भाग नंबर 4 का के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, और ये 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां वाला मौलिक कर्तव्य है वो सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। और ये वाला मौलिक कर्तव्य मैंने आपको आर्टिकल नंबर 21A के अंतर्गत भी दिखाया था। आई होप आपको याद होगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं राष्ट्रपति की तरफ। तो राष्ट्रपति की तरफ देखेंगे तो 52 आर्टिकल राष्ट्रपति से रिलेटेड है, बहुत पूछा जाता है। सिंपल आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति से। 53 राष्ट्र जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। और बाकी प्रधानमंत्री वगैरह राष्ट्रपति की सहायता करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना, एग्जीक्यूट करते हैं कार्यों को। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, 54 निर्वाचन, इस तरह से याद रखो, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। आर्टिकल नंबर 60 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल नंबर 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, एनटीपीसी के एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा गया था। फिर देखते हैं आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है 61 के अंतर्गत। अब आप देख रहे हैं 60 में शपथ ली पद की और 61 में महाभियोग चला के हटाया गया। इस तरह से याद रख लेंगे, 60 में शपथ है मतलब इधर एंट्री हुई और इधर एग्जिट कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत, तो महाभियोग चलाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत। फिर आर्टिकल नंबर 72 देखेंगे तो राष्ट्रपति की क्षमादान करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत आती है। किसी को क्षमादान करोगे, माफ करोगे तो कुछ बेहतर ही है ना, तो इस तरह से याद रख सकते हो। 72 में क्षमादान करके बेहतर करता है कुछ राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, ये भी कई बार पूछा गया, डिफिकल्ट आर्टिकल के अंतर्गत ये माना जाता है, लेकिन आप याद रखिएगा 87 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण बताया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 100, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 100 के अंतर्गत आता है। 100 नहीं आता है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलत है, आर्टिकल नंबर 108 है। ठीक है, 100 नहीं है, ये आर्टिकल नंबर 108 है। राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार है ना, वो आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत आता है। तो 100 के अंतर्गत क्या आता है, मैंने 100 मेंशन किया, कुछ तो खास बात है। तो आर्टिकल नंबर 100 के अंतर्गत जो आता है वो आता है लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णायक मत होता है। मान लो किसी बिल पर मतलब लोकसभा के अंदर बिल पास किया जा रहा है और उस पर वोटिंग हो रही है और दोनों पक्ष में वोटिंग इक्वल हो गई। ठीक है, तो जो अब मैच ड्रॉ हो जाएगा, मतलब बिल पास हो या ना हो, तो उस बिल को पास हो या ना हो वो निर्णायक जो मत होगा ना, वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा, वो आर्टिकल नंबर 100 के अंतर्गत आता है, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मैंने इसको ट्रिक से याद रखा है इसलिए भूला नहीं। क्यों, क्योंकि देखो 50-50 का खेल हो गया,
है ना, मैच ड्रॉ हो गया तो उसको जीतने के लिए 50-50 हैंडेड होता है, तो एक तरफ मैच जाने के लिए होगा क्या, इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो किसी भी एक पक्ष में, जिस पक्ष में मत देंगे, निर्णायक मत होगा, वही होगा। बिल पास करना है या नहीं करना है वो तो लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर डिसाइड करते हैं, तो उनका निर्णायक मत आर्टिकल नंबर 100 के अंतर्गत आता है। और ये जो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत आता है। क्लियर है, वैसे मैं इसको बाद में करेक्ट कर दूंगा पीडीएफ के अंदर। क्लियर, समझ गए। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। क्या कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर। अब देखेंगे राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल नंबर 123। देखिए मैंने क्या किया, पहले राष्ट्रपति से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं, मैं चल तो सीक्वेंस रहा हूं, यहाँ 61 तक पहुंचे थे, इसके बाद हम कवर करेंगे, लेकिन अब राष्ट्रपति के बारे में चर्चा होने ही लगी थी तो हमने सोचा आर्टिकल सारे कवर करते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड, उसके बाद फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे। हम एकदम सीक्वेंस ही चलेंगे। देखिए हम लोग सीक्वेंस ही तो चल रहे हैं, 54 है, 60 है, 61 है ना, फिर उसके बाद हम आगे भी चलेंगे। तो बात करते हैं 123 की। क्लियर है ना, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत। 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है आर्टिकल नंबर 123 के अंतर्गत। और 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श लेने की जो शक्ति है आर्टिकल नंबर 143 यानी 143 के अंतर्गत आती है। क्लियर, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड इतने आर्टिकल आपने पढ़ लिए ना डेफिनेटली, और बहुत पूछे जाते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल। अब हम आते हैं उपराष्ट्रपति की तरफ। तो उपराष्ट्रपति जो है आर्टिकल नंबर 63 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल नंबर 63 हमारे उपराष्ट्रपति। अब आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हो कि 52 में आते हैं हमारे राष्ट्रपति, इसमें आपने 11 जोड़ दिया तो आ जाते हैं 63। मैं तो सिंपल बोलता हूं, आप डायरेक्ट याद रखो, तो कोई ट्रिक ब्रिक ना लगाओ, 2-3-4 बार पढ़ोगे ना अपने आप याद हो जाएंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं किसके अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 63 के अंतर्गत। फिर आर्टिकल नंबर 64 में उपराष्ट्रपति की यहाँ पर बात की, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यह आर्टिकल नंबर 64 के अंतर्गत आता है। अब यह भी पूछा जाता है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा हमारे जो उच्च सदन होता है उसके सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न ये बहुत पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा पद है जिसके लिए कोई सैलरी नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए उपराष्ट्रपति पद की कोई सैलरी नहीं होती है, कोई सैलरी नहीं मिलती उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो आप कहेंगे तो भाई उपराष्ट्रपति क्या फ्री में काम करते हैं, भाई पैसे की सबको जरूरत होती है, वो तो हमारी मूल आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो सैलरी मिलती है ना, वो सभा राज्यसभा के सभापति होने के पद के लिए उनको दी जाती है, बल्कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सैलरी उन्हें नहीं दी जाती। क्लियर है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। अब आर्टिकल नंबर 66 पे आते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आर्टिकल नंबर 66 के अंतर्गत आता है। और उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो आती है 69 में, और ये वाला बहुत पूछा जाता है उपराष्ट्रपति से। जो राष्ट्रपति की शपथ है वो 60 में आती है और उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में आती है, 69 बोल रहा हूँ, 69 इंग्लिश में बोलते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आर्टिकल नंबर 69 यानी 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की शपथ आती है, राष्ट्रपति की 60 में आती है। क्लियर है ना, मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल होकर के आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की इस आर्टिकल्स को निकालने के लिए। तो आर्टिकल नंबर 72 में आपको बता चुका हूँ, जैसे कि सीक्वेंस में आ रहे हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ फिर से। तो राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति 72 में आती है, 72 मतलब कि कुछ बेहतर करना, इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद आती है वो आती है आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत। ये डायरेक्ट पूछा जाता है, प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में आते हैं, उनकी मंत्रिपरिषद, तो आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर 75 छोड़ दो, 76 पे आओ, भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो किस आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत आते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं 79, 80, 81, ये तो आप सबने याद रखा होगा, अगर आप तैयारी करते हैं सरला करके आपने याद रखा होगा, मुझे पता है। तो 69 में आता है संसद का गठन, 80 में आता है राज्यसभा, और फिर 81 में आता है लोकसभा। तो ये सिंपल है, 79, 80, 81, और तीनों इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, तो ऐसे याद रख लो, सरला, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसको ट्रिक से याद रखो ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 87 की तरफ, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आता है। ठीक है, मैंने बताया था राष्ट्रपति वाला जब मैं वहां पर बता रहा था, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87। फिर आर्टिकल नंबर 93, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं 93। 100, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत। देखिए मैंने आपको बताया था ना, वहां मैंने गलती से 100 लिख दिया था ना राष्ट्रपति वाले आर्टिकल में, वो 108 था, और जो 100 वाला था मैंने बताया था लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत आर्टिकल नंबर 100 के अंतर्गत आता है। और ये जो मैंने यहाँ पर भी 100 लिख रखा गलती से, तो ये है 108 आर्टिकल। देखिए 2 वर्ष हो गया, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया। राष्ट्रपति द्वारा सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का जो अधिकार होता है वो आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत आता है। और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 110 की तरफ, धन विधेयक, ये भी बहुत बार पूछा गया। 112 के अंतर्गत वित्तीय विवरण, इसको बजट कहते हैं। दरअसल बजट शब्द का प्रयोग संविधान में है ही नहीं,
उसे वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वित्तीय विवरण या बजट 112 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। फिर 116 में लेखानुदान आता है, 117 में वित्त विधेयक आता है। क्लियर, ये सारे आए हैं, कोई भी बचा नहीं है। 123 यानी 1 2 3 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है इस आर्टिकल के अंतर्गत। 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, इसको ऐसे याद रखो, 1 2 का 4 2 4 का 1। ठीक है, 1 2 का 4 2 4 का 1, तो 1 2 का 4 में आता है सुप्रीम कोर्ट और 2 1 का 4 में आता है हाई कोर्ट। ठीक है, कैसे याद रखोगे, 1 2 का 4 2 4 का 1, तो ये हाई कोर्ट आता है और ये सुप्रीम कोर्ट आता है। क्लियर है ना, तो सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 124, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन 124। अब आते हैं 143 सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति की आती है 143 के अंतर्गत। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई परामर्श देता है तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो राष्ट्रपति की मर्जी है। भाई आप ही किसी से सजेशन लो कि भाई ये मैं करूं या ना करूं, अब सामने वाला आपको कहेगा हाँ कर लो, लेकिन आपका मन ही नहीं है, हटा नहीं करते हैं ना, तो ऐसे ही बाध्य नहीं होते राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए। ये आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत है। फिर 148, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कैग CAG कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है, आर्टिकल नंबर 148 के अंतर्गत आते हैं और ये भी एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। अब हम आएंगे राज्यपाल के ऊपर, तो ये है 153 आर्टिकल, इसमें राज्यों के राज्यपाल के विषय में बताया गया है और ये भी प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिर 154 में है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। जैसे कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, वैसे ही राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यपाल में निहित होती है, जो कि आर्टिकल नंबर 154 के अंतर्गत बताया गया है। फिर 155 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति है, जो कि कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाए राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो भाई साहब वो डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर, डिपेंड करता है कि वो कब तक कार्यकाल बढ़ा सकते हैं, वो उनकी मर्जी। ठीक है, तो 159 राज्यपाल की शपथ आती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति की शपथ 60 में, उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में, अब राज्यपाल की शपथ 159 में। शपथ वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, रिवीजन भी देखिए आपका हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर, है ना। तो 163 राज्यपाल की सहायता व सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, आर्टिकल नंबर 163 के अंतर्गत है। तो बढ़ जाते हैं आर्टिकल नंबर 165 की तरफ, इसमें महाधिवक्ता आते हैं। इसमें कौन आते हैं, इसमें आते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन होते हैं, तो राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार। बहुत ज्यादा हार्डली पढ़ाया हुआ है इस वाले वीडियो में, मैंने थोड़ा इमोशनली अटैच होकर के पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। आपका अवेलेबल फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।